नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, धमाके वाली कार में खुद मौजूद था डॉक्टर उमर। डीएनए टेस्ट में हुई पुष्टि, केंद्रीय कैबिनेट ने आतंकवाद पर अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। अमेरिका ने बताया दिल्ली धमाके को आतंकवादी हमला, भारत की जांच एजेंसी की सराहना। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने पीड़ितों के प्रति व्यक्त की संवेदना। केंद्रीय कैबिनेट ने दी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट्स को मंजूरी। पीएम मोदी ने बताया आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम, निर्यातकों को मिलेगा 20,000 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से भारत लाए जाएंगे 8 चीते, दोनों देशों के बीच समझौता। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष औपचारिक रूप से चीते सौंपे जाने का कार्यक्रम। और अमेरिका में 43 दिन बाद खत्म हुआ शटडाउन। अमेरिकी संसद से पास हुआ फंडिंग बिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। 43 दिन बाद अमेरिका को मिली राहत। सभी समाचार विस्तार से। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार की शाम को चांदनी चौक पर लाल किले के पास धमाके वाली कार में आतंकी डॉक्टर उमर खुद मौजूद था। उसने कार में ही खुद को उड़ा लिया। डीएनए टेस्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है। इससे ये भी साफ हो गया है कि आतंकी उमर जानबूझकर बम धमाका करना चाहता था। दिल्ली धमाके को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार मोहम्मद उमर पेशे से डॉक्टर है, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है। जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था, जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद हुंडई i20 कार खरीदी। वो फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था और फरार चल रहा था। पुलवामा के संबूरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे, जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों जैसे हड्डियां, दांत, कपड़े के टुकड़ों से मैच किया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि उमर ही कार चला रहा था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में इसी की कार का इस्तेमाल किया गया है। उमर पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक भी है। धमाके वाले दिन शाम 6:22 पर ये कार लाल किला पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ आगे बढ़ी और करीब 24 मिनट बाद यानी कि शाम 6:52 पर रेड लाइट के पास चलती कार में धमाका हुआ। धमाके के अब तक कई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुके हैं। धमाके के बाद घटनास्थल के पास स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था। आज सुबह ताज़ा जानकारी साझा करते हुए दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि ये मेट्रो स्टेशन फिलहाल आगामी आदेश तक बंद रहेगा। दरअसल जांच एजेंसियां यहां सोमवार को हुए बम धमाके के बाद से डेरा डाले हुए हैं और धमाके की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं अन्य सभी स्टेशनों में सामान्य रूप से संचालन जारी रहेगा। दिल्ली लाल किला कार धमाके के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास किया। मंत्रिमंडल ने मृतकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा और गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्रिमंडल ने निर्दोष लोगों की मौत के कारण इस आतंकवादी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और देखभाल में लगे चिकित्सा कर्मियों के त्वरित प्रयासों की भी सराहना की।
आतंकवाद पर अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए दुनिया भर के कई देशों के समर्थन के लिए आभार भी प्रकट किया गया। The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. दिल्ली में हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में असम में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी। दिल्ली में हुए कार विस्फोट के बाद आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में बुधवार को की गई 6 गिरफ्तारियों के अलावा बीती रात 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रफीजुल अली को बोंगाई गांव, फरीदुद्दीन लश्कर को हैलाकांडी से गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनामुल इस्लाम और फिरोज अहमद को लखीमपुर, शाहिल शोमन सिकंदर और रकीबुल सुल्तान को बारपेटा से पकड़ा गया। इसके अलावा नसीम अकरम को होजाई, तस्लीम अहमद को कामरूप और अब्दुल रोहिम मुल्ला को दक्षिण सलमारा से गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री बिस्वा ने सख्त मैसेज देते हुए कहा कि असम पुलिस हिंसा का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगी। दिल्ली में सोमवार देर शाम हुए धमाके के तार लखनऊ से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की रहने वाली शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई परवेज अंसारी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कल परवेज अंसारी की कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बड़ी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई है। दिल्ली धमाके को लेकर सरकार एक्शन मोड में है और लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। फरीदाबाद के खंदावली गांव में एनएसजी टीम स्निफर डॉग के साथ जांच करने पहुंची। पुलिस ने यहां से लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार जब्त की है। इस कार के दिल्ली विस्फोट मामले के संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए, एसटीएफ, यूपीएटीएस, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें पहुंची। इस दौरान सभी फैकल्टी और छात्रों से पूछताछ की गई है। साथ ही यूनिवर्सिटी के हर हिस्से की तलाशी ली गई है। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से ही देश भर में पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कुलगाम और शोपियां जैसे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य पाकिस्तान से सक्रिय जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों के रिश्तेदारों की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी करना है। कुलगाम में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए इस्लामी के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। इस बड़ी कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने जिले भर में 200 से ज्यादा जेईआई ठिकानों पर छापे मारे। वहीं पुलिस ने शोपियां जिले में जमात-ए इस्लामी के सदस्यों और ओवरग्राउंड वर्कर्स समेत संदिग्ध राष्ट्र विरोधी तत्वों को निशाना बनाकर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। पुलिस ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के समर्थकों और सहयोगियों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। आतंकवादी समर्थन नेटवर्क को ध्वस्त करने के जिला व्यापी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान एसएसपी डोडा के नेतृत्व में कई स्थानों पर तलाशी ली गई। पूर्व में आतंकवादी गतिविधियों और निगरानी में रखे गए लोगों से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई। केवाईसी मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने और राष्ट्र विरोधी तत्वों के संचार नेटवर्क के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन अभियानों में सिम कार्ड विक्रेताओं का भी सत्यापन किया गया। कार्रवाई के दौरान कई व्यक्तियों पर उनकी संदिग्ध गतिविधियों और आतंकवादी तत्वों को समर्थन देने के लिए कानून की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आतंकियों को आश्रय, सहायता या रसद सहायता देते हुए पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं डोडा पुलिस ने जनता से सहयोग करने और संदिग्ध गतिविधियों या व्यक्तियों की जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर्स के माध्यम से साझा करने की अपील भी की है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 605 बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25,060 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन EPM को मंजूरी दी है। सरकार ने कदम भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से MSME, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम प्रधान सेक्टर्स को और मजबूत बनाने के लिए उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले की सराहना की है और एक्स पर अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वैश्विक बाजार में मेक इन इंडिया की गूंज को और बुलंद करने की दिशा में बड़ा कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM को मंजूरी दे दी है। ये मिशन भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs, पहली बार निर्यात करने वालों तथा श्रम प्रधान क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। ये मिशन प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाकर ऐसा तंत्र तैयार करेगा जो परिणाम उन्मुख और प्रभावी होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM की ये पहल केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना है, खासकर MSME, नए निर्यातकों और श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए। I'll first come to the export promotion mission. This is a very comprehensive mission which has been approved by the cabinet under the leadership of our Honorable Prime Minister today. As you recall, in the previous budget, this announcement was made that one export promotion mission will be started. तो आज ये export promotion mission start किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट की इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी के लिए आवश्यक खनिजों ग्रेफाइट, सीजियम, रूबिडियम और जिरकोनियम की रॉयल्टी दरों के पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है। नई दरों के तहत सीजियम और रूबिडियम पर 2%, जिरकोनियम पर 1% और ग्रेफाइट पर उसकी गुणवत्ता के अनुसार 2 से 4% तक की रॉयल्टी तय की गई है। तीसरा फैसला लिया गया क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देश में ऐसे हैं अवेलेबल जिनके रॉयल्टी
के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी इम्पोज करके रखी हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है जिरकोनियम, तीसरा है रुबिडियम और चौथा है सीजियम। इन तीनों पे आज कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनके ऊपर जो रॉयल्टी है वो रिड्यूस की जाएगी, जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़े। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका देश में बहुत उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब में इनका बहुत उपयोग है। अगली खबर है खुदरा महंगाई दर से जुड़ी हुई। भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में रिकॉर्ड 0.25% के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो कि सितंबर में 1.44% थी। ये मौजूदा सीपीआई सीरीज में दर्ज की गई अब तक की सबसे कम महंगाई दर है। ये जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई दर अक्टूबर में 0.25% रही है, जबकि सितंबर में ये 1.07% थी। वहीं शहरी क्षेत्र में महंगाई दर 0.88% रही है, जबकि सितंबर में ये 1.83% थी। खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में 5.02% रही है, जो दिखाता है कि खाद्य उत्पादों की कीमतें सालाना आधार पर कम हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में 4.85% रही है। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर 5.18% दर्ज की गई। अक्टूबर में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में महंगाई दर 0.94% रही है, जो कि सितंबर में 1.82% थी। फ्यूल एवं लाइट में महंगाई दर अक्टूबर में 1.98% दर्ज हुई। केंद्रीय गवर्नर ने वित्त वर्ष 2026, जो कि चालू वित्त वर्ष है, इसके रिटेल महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 2.6% कर दिया, जो कि अगस्त एमपीसी में 3.1% पर था। आरबीआई ने अनुमान में आगे बताया है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में महंगाई दर 4.5% रह सकती है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर हुई आउटरीच सत्र में भाग लिया और इन मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक के दौरान कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता कम करने, स्थिरता बढ़ाने और लचीलापन विकसित करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। डॉक्टर एस जयशंकर नियाग्रा में G7 साझेदार देशों के साथ इस विशेष सत्र में भाग लेने पहुंचे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता और बाजार प्रतिबंधों को देखा गया है। अधिक नीतिगत परामर्श और समन्वय उपयोगी साबित होंगे, लेकिन असली चुनौती इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र से इतर अपने यूक्रेनी और सऊदी समकक्षों के साथ अलग अलग बैठकें की। इस दौरान हालिया घटनाक्रमों और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिया के साथ हुई बातचीत को उपयोगी बताया। एंड्री सिबिया ने हालिया घटनाक्रमों पर यूक्रेन का दृष्टिकोण साझा किया। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान से भी द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय हॉटस्पॉट, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहित कई विषयों पर चर्चा की। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपियन कमीशन के उपाध्यक्ष काजा कल्लास से भी मुलाकात की और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा की। अगली खबर में बोत्सवाना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत एक औपचारिक कार्यक्रम में 8 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए सौंपेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनकी बोत्सवाना समकक्ष डूमा बोको के बीच संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की गई। प्रोजेक्ट चीता एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य दशकों बाद चीतों को भारत में फिर से लाना है। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था। अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया जाएगा। इनमें से अधिकांश चीते अपने नए वातावरण में अच्छी तरह ढल गए हैं और प्राकृतिक व्यवहार कर रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों चरणों की मतदान समाप्ति के बाद सभी ईवीएम को अब स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 24 घंटे कैमरे से इसकी निगरानी की जा रही है और वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद हैं। चुनाव आयोग ने एक ऐसे ही स्ट्रांग रूम का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। अपने पोस्ट में चुनाव आयोग ने बताया कि स्ट्रांग रूम के बाहर और अंदर लगातार सीसीटीवी कैमरे से ईवीएम की निगरानी की जा रही है। खबरों में चलते हैं जैसलमेर। यहां भारतीय सेना का अखंड प्रहार युद्धाभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास त्रिशूल युद्धाभ्यास के अंतर्गत किया गया है, जहां रुद्र ब्रिगेड के जवानों ने रेगिस्तान में अपना रौद्र रूप दिखाया। अखंड प्रहार का मकसद थल, वायु और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाना है। पाकिस्तानी सीमा से सटे जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त अभ्यास किया। इस दौरान युद्धाभ्यास का दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कोणार्क कोर और नवगठित रुद्र ब्रिगेड की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। नवाचार, आत्मनिर्भरता और एकजुटता के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को भी परखा गया। अखंड प्रहार युद्धाभ्यास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन नेटवर्क, सैटेलाइट संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर सुरक्षा और रियल टाइम निर्णय समर्थन प्रणाली जैसे आधुनिक साधनों का प्रभावी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में इंडियन आर्मी की रुद्र ब्रिगेड ने अपना युद्ध कौशल दिखाया। इंडियन आर्मी की ये ब्रिगेड किसी भी परिस्थिति के लिए हर दम तैयार रहती है। इसके जवान गोला बारूद, तोप, ड्रोन, डॉग फाइट, हर प्रकार के युद्ध के लिए ट्रेंड है। रुद्र ब्रिगेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरवेयर और पारंपरिक युद्ध दोनों में माहिर है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण 10 नवंबर को कर्नाटक के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र बेलगावी में आरंभ हुआ। ये द्विपक्षीय अभ्यास 10 से 23 नवंबर 2025 तक चलेगा। अभ्यास के दूसरे दिन दोनों देशों की टुकड़ियों ने निहत्थे युद्ध का पूर्वाभ्यास किया और स्वदेशी हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन देखा। इस दौरान भारतीय सेना ने अपनी परिचालन क्षमता, युद्ध कौशल और तकनीकी प्रगति का शानदार प्रदर्शन किया। भारत में टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। भारत में टीबी के मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उपचार सफलता दर 90% तक पहुंच गई है, जो कि वैश्विक सफलता दर 88% से ज्यादा है। दवा प्रतिरोधी टीबी के शीघ्र निदान के लिए रिफैम्पिसन सस्टेबिलिटी परीक्षण की कवरेज भारत में अब 92% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 83% है। टीबी के मामले वर्ष 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से घटकर वर्ष 2024 में 187 रह गए हैं। अमेरिका में 43 दिन से जारी सरकारी शटडाउन खत्म हो गया है। व्हाइट हाउस की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बिल पर साइन कर दिए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने फंडिंग बिल को 222-209 के मतों से मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन अब खत्म हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के बिल पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिकी सरकार औपचारिक रूप से दोबारा खुल जाएगी। इसके बाद अधिकांश संघीय सेवाएं फिर से चालू हो जाएंगी और इससे लाखों कर्मचारियों को बकाया वेतन भी मिलेगा। साथ ही साथ कई जरूरी सेवाओं में आई बाधा भी दूर होगी। हालांकि शटडाउन से हवाई यात्रा, फूड एड और अन्य कई सेवाओं पर गहरा असर पड़ा और इससे जुड़े विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। इस बिल में सरकार को 30 जनवरी 2026 तक फंडिंग देने का प्रावधान है। हालांकि हेल्थ केयर सब्सिडी और दूसरे बड़े मुद्दों पर पार्टियों के बीच सहमति अभी भी पूर्ण नहीं है, लेकिन ये समझौता शटडाउन खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खेल की खबरों का रुख करते हैं। फिडे शतरंज विश्व कप में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी, आर प्रगन्नानंदा और पेंटाला हरिकृष्णा आज गोवा में राउंड 4 के टाई ब्रेक खेलेंगे। खेल दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इससे पहले अर्जुन ने हंगरी के पीटर लेको के खिलाफ कड़ी टक्कर के बाद ड्रॉ खेला, जबकि प्रगन्नानंदा ने रूस के डैनियल डुबोव के खिलाफ ड्रॉ खेला। हरिकृष्णा ने एक मोहरा बनाने में गलती की और खुद को थोड़ी मुश्किल में पाया, लेकिन स्वीडन के निल्स ग्रैंडेलियस के खिलाफ
ड्रॉ से बच निकलने में कामयाब हो गए। दूसरी ओर प्रणव वेंकटेश को नोदरबेक याकुबोव ने बाहर कर दिया, जबकि लियम क्वांग ले ने कार्तिक वेंकटरमन को बाहर कर दिया। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।